सभी दोस्तों का बेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट दुग्ध एवं दुग्ध प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। यह 5th सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए अत्यधिक ही लाभदायक क्लास साबित होगी। तो दोस्तों, रोज़ाना आप हमारे चैनल पर आइएगा और आपको यहाँ से नई वीडियो मिलेंगी, जिन्हें आप देखकर अपनी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले खास बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानकीकृत दूध से आप क्या समझते हैं? मानकीकृत दूध से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो प्रश्न है यह आपकी परीक्षा में बहुत बार ही पूछा जा चुका है। आप पिछले वर्ष के जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको यह प्रश्न बार बार दिखेगा कि मानकीकृत दूध से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, डिस्क्राइब इन डिटेल। मतलब विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तो इसका सही उत्तर है, दूध अथवा क्रीम में वसा एवं ठोस पदार्थों की मात्रा को एक खीस प्रतिशत पर निर्धारित करने की प्रक्रिया को मानकीकरण कहते हैं। यह प्रायः 5% वसा तथा 8.5% वसा रहित ठोस पदार्थ सॉलिड नॉट फैट अर्थात SNF होती है। सॉलिड नॉट फैट को शॉर्ट में SNF भी कहते हैं। दूध अथवा क्रीम में वसा एवं ठोस पदार्थों की मात्रा को एक खीस प्रतिशत पर निर्धारित करने की प्रक्रिया को मानकीकरण कहते हैं। यह प्रायः 5% वसा तथा 8.5% वसा रहित ठोस पदार्थ होते हैं। दुग्ध मानकीकरण को अंग्रेजी भाषा में टोंगिंग अथवा ब्लेंडिंग भी कहते हैं। दुग्ध मानकीकरण को वैध अपमिश्रण भी कहा जाता है। वैध अपमिश्रण भी कहा जाता है। तो अनुचित न होगा, क्योंकि हमारे देश में जैसे कि निर्धारित किया गया है कि भैंस के दूध में वैध स्तर की दृष्टि से वसा की मात्रा 6% तथा वसा रहित अन्य ठोस पदार्थ SNF सॉलिड नॉट फैट की मात्रा 9% होनी चाहिए। साधारण भैंस का दूध जो प्रायः गांव तथा शहरों में पैदा किया जाता है, उसमें वसा तथा वसा रहित अन्य पदार्थों की मात्रा इसकी अपेक्षा कहीं अधिक होती है। इसीलिए दूध उत्पादनकर्ता को अपनी भैंस के दूध में पानी तथा अन्य वस्तुएं मिलाने की काफ़ी अवसर प्राप्त होता है, जो कि वैसे भी आर्थिक दृष्टिकोण से दुग्ध उत्पादन जब यह देखता है कि 6% मानकीकृत दुग्ध की कीमत बाजार में यही कीमत है जो उसके 8% वसा वाले भैंस के दूध की है, तो फिर अपने दूध को इस मूल्य पर बेचना नहीं चाहता है और उसका मानकीकरण करना आवश्यक समझता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुग्ध में स्टार्च की जांच की वर्णन करिए। दूध में स्टार्च की जांच की विधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ स्टार्च इन मिल्क। तो स्टार्च या अन्य दूसरे आटे जैसे पदार्थ जैसे कि मैदा जो भैंस के दूध में अपमिश्रण के कार्य में आते हैं, इनको भी आयोडीन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यदि दूध में थोड़ी आयोडीन मिलाकर उसको हिलाने पर दूध का रंग नीला हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि दूध में स्टार्च मिला हुआ है। यदि स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में है, जैसे कि आलू में स्टार्च में, तब आयोडीन मिलाने पर दूध का रंग जामुनी भूरा हो जाता है। तो दूध का रंग किस तरीके का हो जाता है? तो दूध का रंग जामुनी भूरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, लैक्टोमीटर का सचित्र वर्णन कीजिए।
दोस्तों यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि लेक्टोमीटर का सचित्र वर्णन कीजिए या लेक्टोमीटर क्या है। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। जब आप हम आपको इसका जब बैक पेपर हल कराएंगे, पिछले प्रश्नोत्तर हल कराएंगे जल्द ही, तो उसमें आप देखिएगा कि आपको लेक्टोमीटर का जो प्रश्न है वो कई बार आ चुका परीक्षा में है। लेक्टोमीटर जो होता है वो दोस्तों इस प्रकार का होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जब आपके अगर पेपर में आता है कि लेक्टोमीटर का सचित्र वर्णन कीजिएगा तो आपको उसमें इस प्रकार का चित्र बनाना पड़ेगा और उसका वर्णन करना पड़ेगा। तो आपको बता दें, लेक्टोमीटर एक प्रकार का हाइड्रोमीटर होता है जो दूध का आपेक्षिक घनत्व मालूम करने के लिए काम आता है। और लेक्टोमीटर के 3 भाग होते हैं। लेक्टोमीटर के कितने भाग होते हैं? लेक्टोमीटर के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 भाग ये होता है, इसे वल्व कहते हैं, जिसमें पारे अथवा पारे के छर्रे अर्थात पारे की छोटी छोटी बूंदें गोल गोल आकृति की भरी हुई होती हैं। फिर दूसरा होता है बॉडी, जो खोखली होती है। यह जो आपको पार्ट दिख रहा है ये बॉडी होगी जो कि खोखली होती है। और इसके ऊपर स्टेम, जिस पर 0 से 120 तक निशान लगे होते हैं। ये आपको जो पतली सी बॉडी दिख रही है इसको स्टेम बोलते हैं और इसमें 0 से 120 तक अंक दिखाई देते हैं। कितने दोस्तों होते हैं? 0 से 120 तक होते हैं। आप चित्र को भली बात देख लीजिएगा, क्योंकि यह चित्र आपकी परीक्षा में अवश्य आएगा, तो आप उसका सचित्र वर्णन करने के लिए आपको आसानी रहे। अब बात करते हैं कि जो ब्यूटोरोमीटर के विपरीत लेक्टोमीटर के निशान सदैव ऊपर से नीचे की ओर लगाए जाते हैं। 0 का निशान 1 का मान बताता है, अर्थात 15 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर आसुत जल का आपेक्षिक घनत्व 1 होता है और लेक्टोमीटर आसुत जल में 0 के निशान तक डूब जाता है। इस लेक्टोमीटर से 1 से 1.40 तक आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अल्कोहल परीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? संक्षिप्त टिप्पणी करिए। यह दूध परीक्षण की हीट स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। कौन? अल्कोहल परीक्षण। अल्कोहल परीक्षण क्या होता है? यह दूध की हीट स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। 10 ml दूध को एक परख नली में लेकर 10 ml 75% वाला अल्कोहल मिलाते हैं। इसको अच्छी तरह से हिलाकर स्कंदित होने का परीक्षण करते हैं। यदि अम्लता 0.2% से अधिक होती है, दही के कण परख नली की दीवार पर दिखाई देने लगते हैं। यदि इस तरह के परख नली दिखाई देती है तो ऐसा दूध गर्म करने के लायक नहीं होता है। यदि आप दूध को गर्म करेंगे तो दूध जो है वो खराब हो सकता है। यदि अम्लता इससे कम है तो परख नली की दीवार पर कोई कण दिखाई नहीं देता है, अर्थात दूध का पास्चुराइजेशन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गर्बर सेंट्रीफ्यूज क्या है? जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि गर्बर सेंट्रीफ्यूज क्या है और इसका सचित्र वर्णन करिएगा संक्षेप में। यह एक प्रकार की मशीन होती है। जो गर्बर सेंट्रीफ्यूज है यह एक प्रकार की मशीन होती है जिसका प्रयोग गर्बर विधि से दूध में वसा की मात्रा प्रतिशत निकालने में किया जाता है। इस मशीन में ब्यूटाइरोमीटर के बंद सिरे को सेंटर की ओर करके रख दिया जाता है। इसकी गति लगभग 1100 चक्र प्रति मिनट होनी चाहिए। देखिएगा कि गर्बर सेंट्रीफ्यूज यह मशीन किस प्रकार की होती है। यह मशीन है, इसे गर्बर सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ये जो आपको नलिकाएं दिख रही हैं इन्हीं में दूध को रखकर परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, हंसा परीक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिएगा। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। यह प्रश्न हर बार आता है और हर बार पूछा जाता है क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हंसा परीक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों रोज़ाना क्लास लेने के लिए आप चैनल पर आइएगा, आपको रोज़ नई से नई वीडियो प्राप्त होंगी जिन्हें आप देखकर अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं हंसा परीक्षण की। तो दोस्तों आपको बता दें, हंसा परीक्षण एक प्रतिरक्षी विज्ञान परीक्षण है। क्या है? एक प्रतिरक्षी विज्ञान परीक्षण है जिससे
दूध का परीक्षण करना है जिसमें 4 गुना पानी मिला दिया जाता है। अर्थात जिस दूध का परीक्षण करना होता है उसमें उस दूध का 4 गुना पानी मिला दिया जाता है। मतलब अगर आपके पास 1 लीटर दूध है तो आप उसमें 4 लीटर पानी मिलाएंगे। फिर जिस पानी में मिले हुए दूध में 1 बूंद प्रति सीरम मिला दिया जाता है। यह एंटी सीरम खरगोश से भैंस के दूध में प्रोटीन का इंजेक्शन लगाकर प्राप्त होता है। यह जो एंटी सीरम है, जो सीरम है वो कैसे प्राप्त होता है? वह खरगोश से भैंस के दूध की प्रोटीन का इंजेक्शन लगाकर प्राप्त किया जाता है। एंटी सीरम के दूध में मिलाने से एक विशेष प्रकार की अपक्षेपी प्रक्रिया प्राप्त होती है जिसके द्वारा भैंस के दूध की उपस्थिति का ज्ञान होता है। यह गाय और भैंस के दूध की पहचान का परीक्षण है जिसको राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में खोजा है। दोस्तों आपको बता दें, ये जो हंसा परीक्षण होता है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग गाय और भैंस के दूध का पहचान करने के लिए किया जाता है कि यह दूध में गाय का दूध है कि भैंस का, कि दोनों का दूध इसमें मिला हुआ है। तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हंसा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। और हंसा परीक्षण का प्रयोग कैसे किया जाता है तो आपको बता चुके हैं कि इसमें 4 गुना पानी मिलाकर जिस दूध का परीक्षण करना होता है उसमें 4 गुना पानी मिला दिया जाता है। और फिर जिस दूध में मिले हुए पानी की 1 बूंद प्रति सीरम मिला दिया जाता है। यह एंटी सीरम खरगोश से भैंस के दूध की प्रोटीन का इंजेक्शन लगाकर प्राप्त किया जाता है। एंटी सीरम के दूध में मिलाने से एक विशेष प्रकार का अपक्षेपी प्रतिक्रिया होती है जिसके द्वारा भैंस के दूध की उपस्थिति का ज्ञान होता है। और इसकी जो खोज किसने की है? यह राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में खोजा गया है। क्या हंसा परीक्षण? कई बार परीक्षा में विकल्पी में आ जाता है कि हंसा परीक्षण की खोज कहाँ हुई, तो इसका सही उत्तर होता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। अगला प्रश्न है, खीस क्यों पिलाना चाहिए या खीस पिलाना क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों, पैदा हुए बच्चे को खीस या पहला दूध जल्द ही पिला देना चाहिए। खीस की खुराक बच्चे के जिस्म अर्थात शरीर के 1/10 हिस्से के बराबर होनी चाहिए। अर्थात यदि बच्चे का वजन 10 किलो है तो बच्चे को 1 लीटर खीस पीने को देनी चाहिए। यदि बच्चा 30 किलो का है तो 3 लीटर खीस पिलानी चाहिए। बच्चे को बीमारियों से बचाती है। यह बच्चे में बीमारी से लड़ने की एनर्जी पैदा करती है। खीस पिलाने से बच्चा बचपन से तंदुरुस्त रहता है और उसमें कोई भी बीमारी नहीं होती है। इसलिए बच्चों को खीस पिलाना आवश्यक होता है। कई बार परीक्षा में आ जाता है कि खीस क्यों आवश्यक है या खीस को बच्चों को क्यों पिलाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होता है कि यह बच्चों में बीमारी के लड़ने की ताकत या एनर्जी पैदा करती है। खीस पिलाने से बच्चा बचपन से तंदुरुस्त रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यह भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं या श्वेत क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी करिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि श्वेत क्रांति की शुरुआत 1964-65 में भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुई थी। दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। इसकी गति और अधिक त्वरित करने के उद्देश्य से 1970 में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड, जिसके सूत्राधिकार अर्थात जिसको चलाया था उनका नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 3 चरणों में यह ऑपरेशन संपन्न हुआ था। इसका जो पहला चरण था वह 1970 में चलाया गया, दूसरा इसका जो चरण था वो 1978 तक चला और तीसरा था वो 1978 से 85 तक चला और तीसरा चरण था वो 1985 से 1995 तक चलाया गया। अर्थात इसके 3 चरण थे। पहला चरण 1970 से 1978 तक चला, दूसरा 1978 से 1985 तक और तीसरा जो था वो 1985 से 1995 तक चलाया गया। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो श्वेत क्रांति की शुरुआत 1964-65 में हुई। और ऑपरेशन फ्लड कब चला? तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में चलाया गया। और इसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुई थी। और किस लिए हुई थी? दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पादन करने की
दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं कि इसके फलस्वरूप भारत में आज विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र हो गया है। भारत का दूध उत्पादन लगभग 112.5 मिलियन टन है, जो विश्व में सबसे अधिक है। तो भारत में दूध उत्पादन लगभग कितना है, तो 112.5 मिलियन टन। बात करते हैं अब सेडिमेंट परीक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिएगा। ये सेडिमेंट परीक्षण क्या होता है? दोस्तों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेडिमेंट परीक्षण क्या है। तो आपको बता दें, यह परीक्षण गांव से प्राप्त दूध की गुणवत्ता का परीक्षण करने में मिली गंदगी एवं उसकी अशुद्धियों को प्रदर्शित करता है, जो दूध में अस्वस्थ माहौल की उत्पादित करने की ओर प्रदर्शित करता है। सेडिमेंट परीक्षण क्या है? यह परीक्षण गांव से प्राप्त दूध की गुणवत्ता का परीक्षण करने में मिली गंदगी एवं उसकी अशुद्धियों को प्रदर्शित करता है। अर्थात जो दूध हमें गांव से प्राप्त होता है उसकी गुणवत्ता और उसमें जो अशुद्धियां प्राप्त होती हैं उसी को प्रदर्शित करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसको सेडिमेंट परीक्षण कहते हैं। कौन सा परीक्षण कहते हैं? उसे सेडिमेंट परीक्षण कहते हैं। इसका परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? तो आपको बता दें, उसका परीक्षण जो है, दूध को सेडिमेंट बोतल अथवा प्लंगर की तरह पंप में इकट्ठा कर एक कीप में कॉटन पैड पर रखकर उसे छानते हैं, जिससे धूल बाल आदि कॉटन पैड पर रुक जाते हैं। इस पैड को निकालकर सुखाकर मानक सेडिमेंट ग्रेड से इसका परीक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है कि UHT पद्धति क्या है? UHT पद्धति क्या है? सबसे पहले बात करते हैं UHT क्या है और इसका पूरा नाम क्या है। तो UHT का पूरा नाम होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चुराइजेशन। क्या होता है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। UHT का मतलब होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर और पास्चुराइजेशन। इस विधि का विकास 1950 में हुआ था। इस विधि का विकास कब हुआ? तो इस विधि का विकास 1950 में हुआ था। दूध को पतली परतों में विभाजित करके उसको उच्च तापक्रम अर्थात 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा करने को UHT पास्चुराइजेशन कहते हैं। इस विधि में दूध को 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके 1 सेकेंड से भी कम समय अर्थात 1/10 सेकेंड तक होल्डिंग किया जाता है। इसके पश्चात दूध को ठंडा करके जीवाणु रहित दशाओं में पैक कर लिया जाता है। तो UHT क्या है? UHT वह क्रिया है जिस पर उच्च तापक्रम अर्थात 150 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म करके ठंडा करने को UHT पास्चुराइजेशन कहते हैं। इस विधि में दूध को 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके 1 सेकेंड से भी कम समय तक होल्डिंग किया जाता है। इसके पश्चात दूध को ठंडा करके जीवाणु से सुरक्षित दशाओं में पैक कर लिया जाता है। तो दोस्तों, यह थे आज के लिए प्रश्न। और दोस्तों, अब बात करते हैं, कुछ प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं जिनका आप उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जानते हैं तो भी बताइएगा। हम इन प्रश्नों के उत्तर आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, अमूल का पूरा नाम क्या है? क्या है? अमूल का पूरा नाम क्या है? और दूसरा है, PFA का पूरा नाम क्या है? अमूल का पूरा नाम क्या है और PFA का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, यह दोनों प्रश्न परीक्षा में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं आपकी विकल्पी में कि अमूल का पूरा नाम क्या है और PFA का पूरा नाम क्या है। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो उससे पहले आप इन प्रश्नों के उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।